हाँ भाई, तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी आ रहा है। प्रोबेबिलिटी पीएनसी का भाई है और प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस क्यों आते हैं? क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इतनी सारी चीज़ें कंबाइन की जा सकती है, इसकी हद नहीं है। पहली बात, प्रोबेबिलिटी से डायरेक्टली लिंक पीएनसी है, जो इन इटसेल्फ एक टफ टॉपिक्स में आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मैथमेटिकली नहीं सोचते हैं, देखो क्योंकि आईआईटी में केवल उन लोगों के लिए जगह जो मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जिनका मैथमेटिकली दिमाग अच्छा चलता है। तो आईआईटी को अगर उन लोगों को फिल्टर आउट करना है कि हमें ऐसे लोग एडमिट हों जो सच में मैथमेटिकली सोच सकते हैं, तो पीएनसी के क्वेश्चन बहुत सारे भर भर के डालेंगे वो लोग। फिर वो सोचते हैं यार पीएनसी आगे डाले, प्रोबेबिलिटी का डालते हैं, दो चीज़ें टेस्ट हो जाएंगी। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी से भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर साल। तुम मान लो जे एडवांस में 3 4 5 क्वेश्चन आएंगे प्रोबेबिलिटी के, और मेंस में भी 2 3 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे प्रोबेबिलिटी के। ओके, और वो सब छोड़ो, तुम कोई भी इंजीनियरिंग करते हो ना, किसी भी चीज़ में इंजीनियरिंग करोगे ना फ्यूचर में, भले सीएस में करो, स्टैटिस्टिक्स में करो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में करो, मैकेनिकल में करो, कुछ भी करोगे ना, प्रोबेबिलिटी तुम्हारे जीवन भर साथ रहेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले कुछ बेसिक्स प्रोबेबिलिटी के। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी के ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स बता दूंगा जो 11 12 में रिलेवेंट है। अगली वीडियोज़ में हम थोड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, और देखो पीएनसी प्रोबेबिलिटी की तुमने देखा होगा मैंने वीडियोस बहुत शॉर्ट बनाई, बहुत ज़्यादा कुछ कंटेंट डाला नहीं। वो इसलिए क्योंकि हम अगर देखो, क्योंकि इन टॉपिक्स में ऐसे देखा तो कोई बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कुछ बेसिक कैटेगरीज है जो हम समझा सकते हैं, बाकी ये पूरी चीज़ प्रॉब्लम्स पे बेस्ड है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में जब हम देखेंगे तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट क्या होता है? फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स। ठीक है, जैसे तुमने एक डाइस को रोल किया, ठीक है, डाइस के अंदर क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसमें तुम्हें बोला कि यार 2 और 3 आ जाए। 2 और 3 में से आने के कितने चांसेस हो सकते हैं? या तो 2 है या 3 है, यानी 2 वेज में आ सकते हैं। टोटल वेज कितने हैं? 6, तो 1/3 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये 9th 10th का रिवीजन करा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं है। ये होती है प्रोबेबिलिटी। अब इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बना के डाल देते हैं वो लोग। ये बताओ कि नंबर ऑफ इवन नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इवन नंबर्स कौन कौन से? देखो 3 है तो 3/6 हो जाएगा। कभी बोलेंगे इवन नंबर विच आर ऑल्सो प्राइम, तो ऐसा कौन सा नंबर है केवल एक है? तो 1/6। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 2 3 5, तो 3/6। तो ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, आप कर सकते हो। ठीक है, ये मुझे लगता है ये 9th 10th की चीज़ें, इनमें कोई खास पढ़ के मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं थोड़ी और चीज़ों के बारे में। अब एक होती है ताश की गड्डी। ठीक है, 52 कार्ड्स होते हैं ताश की गड्डी के अंदर। मैं निकला गड्डी लेके। इसमें 13 तरह के 4 तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका डायमंड, एक होता है हार्ट्स, एक होता है आपका स्पेड्स, एक होता है क्लब्स। ठीक है, इनमें आपके 4 तरह के स्पेशल कार्ड्स होते हैं, जोकर, किंग, क्वीन। ठीक है, इसके अलावा 1 से लेके 10 तक आपके कार्ड्स होते हैं, 1 2 3 से लेके 10 तक। और ये जो 1 होता है इसको एस कहा जाता है। ठीक है, स्पेशल कार्ड होता है एस, और ये सब में ऐसा ही होता है। ठीक है, ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, 13 तरह के, मतलब 4 तरह के सेट्स होते हैं जिनमें 13 कार्ड्स ईच होते हैं, डायमंड्स, हार्ट्स, स्पेड्स और क्लब्स। डायमंड के अंदर जोकर होता है, किंग होता है, क्वीन होती है। इसके अलावा 1 से 10 तक इसमें नंबरिंग वाले कार्ड्स होते हैं, जिनमें 1 वाला जो होता है उसको एस कहा जाता है। तो टोटल 4 एस होते हैं, 4 जोकर होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 सेट्स होते हैं, 13 कार्ड्स इन ईच सेट, जिनमें से 4 स्पेशल कार्ड्स हैं और बाकी नंबरिंग वाले कार्ड्स हैं। इवन 1 भी नंबरिंग वाला कार्ड है, उसका नाम स्पेशल एस करा हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी ताश की गड्डी के बारे में भी मैंने बता दिया। अब देखो कई बार क्या होता है कि आपको सेट थ्योरी यूज़ करनी पड़ जाती है। ठीक है, फेवरेबल केसेस निकालने के लिए। जैसे तुम्हारे पास 2 सेट्स हैं, A = 1 2 3 4 5, और B = है तुम्हारे पास B अपन लिखते हैं इसमें, मैं कैसे बताता हूँ तुम्हें। B अपन जैसे ये लिखते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपको ये बोला गया कि आप अगर कंसिडर कर रहे हो सेट 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर्स का, ठीक है, ये आपको यूनिवर्सल सेट है, तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक ऐसा नंबर पिक करोगे जो ए और बी दोनों में बिलोंग करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं डिवाइड बाय टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो ए और बी के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं? 3 4 5, तो लिख देंगे 3 डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स कितने हैं? 10। तो इस तरह की सेट थ्योरी वगैरह भी काम आ जाती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में तो ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, सेट्स वगैरह का बना के पूछ लेंगे। तो बेसिकली आपको देखो ये एक चीज़ मुझे इसके बारे में बात करना था बहुत दिन से कि आईआईटी में कई बार क्या होगा कि क्वेश्चन टफ नहीं होगा, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होंगे जिसकी वजह से तुम्हें टफ लग रहा होगा वो।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में पार्ट्स क्या क्या थे, पहली बात में सेट थ्योरी लगा के देखना था कि यार कितने कार्ड्स कॉमन है, ठीक है, ये पहला स्टेप था। फिर तुम्हें प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी थी, 2 स्टेप थे बस, अलग अलग रिलेटेड नहीं थे। तो अब इसमें कई बच्चे स्ट्रगल करते हैं यार कि यार मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि ये पहले करना है, वो पहले करना है, ये करना भी है या नहीं, क्लिक कैसे हो। तो वो प्रैक्टिस से होता है, और अगर तुम्हें फॉर्मूले अच्छे से याद है, तुमने रिवीजन अच्छा करके है तो होता है। तो याद रखना है। अब कभी कभी पीएनसी लगा के होगा, ठीक है। जैसे अब अपन एक और चीज़ देखते हैं, एक होता है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। अब ये क्या होता है मैं बताने वाला हूँ थोड़ी देर में, चिंता मत करना। इस पी ए एंड बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी, ये मुझे आज तक काम आ रहा है, ये थ्योरम मेरे आज तक काम आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास अगर कोई इवेंट बी है, ठीक है, अगर वो इवेंट हमें पता है, उसके अगर हमें बी के बारे में पता है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है। जैसे अपन देखते हैं इसका एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी की जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी कि तुम्हारा भाई जैसे कैसे बताऊँ मैं इसको, हाँ, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाइस, ठीक है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 4, 2, 3 और 4, ठीक है। तो मैंने ये बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन अ डाइस रोल गिवन दैट यू आर गेटिंग 2, 3 और 4। इसका ये मतलब है कि अगर तुम्हें एक डाइस रोल में 2, 3 या 4 में से कुछ मिला, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें इवन नंबर तुम्हें डाइस मिला होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इवेंट बी हो रहा है तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो इसमें अपन अज्यूम करते हैं कि इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होता है, ठीक है, कि अगर बी हो रहा है तो उससे ए की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि यार अगर हमें 2, 3 या 4 पता है कि आ रहा है, तो उसमें से हमें पता चल गया ना कि 2, 3, 4 में से ही कोई आ रहा है, तो यानी कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। तो अपन निकालते हैं क्या आएगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, इवन नंबर ऑन डाइस एंड 2, 3, 4, इवन एंड 2, 3, 4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, अब इनमें इवन नंबर कौन कौन से 2 है और 4 है, यानी 2 वेज में ऊपर वाला होगा और नीचे कितना हो गया 3 वेज, ठीक है। या ऊपर आप ऐसे कर सकते हो कि ऊपर इवन एंड इसके आने की प्रोबेबिलिटी जो है उसमें आपके टोटल जो सेट्स हैं वो कितने हो गए, 2 हैं एक्सेप्टेबल केस 2 या 4, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 6। अब 2, 3 या 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/6, क्योंकि 3 नंबर है और बाकी नंबर्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल केस होती है प्रोबेबिलिटी। फेवरेबल केस क्या है 3 है, टोटल केस क्या है 6 है। यहाँ पे फेवरेबल केस क्या है 2 और 4, क्यों, क्योंकि इवन भी होना चाहिए और इस सेट में भी होना चाहिए। 3 तो इवन नहीं तो उसको हटाओ, 2 और 4 बचा, 2/6, तो ये 2/3 आ गया। और जो दिख भी रहा है यार, अगर मैं पता है 2, 3 और 4 आ रहा है तो उसमें से इवन कौन कौन है, 2 लोग ही तो हैं, तो 2/3 होगा, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज़ें, कई बार काम आता है ये बेस थ्योरम, ठीक है, याद रख सकते हो। याद क्या रख सकते हो, याद रखना ही है अभी। ठीक है, तो मोस्टली यही थ्योरम्स थे, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया ताश की गड्डी कैसे काम करती है, डाइस का सबको पता ही है, बेस थ्योरम बता दिया मैंने तुम्हें, बेसिक बता दिया प्रोबेबिलिटी का। अब हम मुझे लगता है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं बता दूँ प्रोबेबिलिटी में ऑनेस्टली बताऊँ बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें बस तुम्हें अलग अलग क्रिएटिव से क्वेश्चन दिए जाएंगे और आंसर निकालने, ठीक है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो प्रोबेबिलिटी रिलेटिवली इजी टॉपिक्स में आता है अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे बेस थ्योरम वगैरह में बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, अगर आ रहे हैं तो मतलब यूजुअली इजी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बनाने को हार्ड प्रॉब्लम बन जाती है, बट यूजुअली इजी आते हैं। तो हम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएंगे। कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा, बट अभी मुझे लगता है वीडियो का लेंथ इनफ हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन,
नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।